एपिसोड की शुरुआत में ज़ीफेंग पूरा डे आनो के साथ स्पेंड करने के बाद जब इसको घर पर ड्रॉप करने जाता है, दोनों स्विंग पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहां आनो इसको बता रही होती है इसके चाइल्डहुड में शाओजिंग के अलावा इसका कोई भी फ्रेंड नहीं था और जब भी वो उदास हुआ करता था यहाँ पर स्विंग पर आकर अपने सारे गमों को भुलाया करता था। ज़ीफेंग इसको बोलता है कि अब इसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसका वो बेस्ट बडी है, तो अब से इसे जो कुछ भी बताना हो या फिर कहना हो वो ज़ीफेंग से कह सकता है। आनो को चू को लेकर अभी भी यही लग रहा था कि इसे फोर्स किया जा रहा है, अदरवाइज ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर ज़ीफेंग इसको बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी बातें सुनकर बिलीव हो रहा है कि इसके साथ कुछ तो गलत जरूर है। और आनो इसकी बातें सुनकर बोलती है कि क्या वो इस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिस पर ज़ीफेंग बोलता है कि हाँ, इसकी हर बात पर हर चीज पर वो आंखें बंद करके बिलीव करता है। आनो इसको बोलती है कि इसके पास इसको बताने के लिए एक सीक्रेट है जो उसने ज़ीफेंग से अभी तक छुपा रखा है। ज़ीफेंग के इसको अभी बताने का बोलने पर इसको बोलती है कि इसको इसकी 26 बर्थडे तक वेट करना होगा और इस सीक्रेट को छुपाए रखना इसकी मजबूरी है। इस सीक्रेट के बताने पर न जाने कितने लोग हर्ट होंगे। और ज़ीफेंग आनो के कहने पर इससे प्रॉमिस करता है कि जब इसको आनो के सीक्रेट का पता चलेगा वो इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा। ज़ीफेंग ने सुबह से मिस फेंग और जीहान को एक्साइटमेंट में अपने ऑफिस में डैड के बारे में बताए रखने के लिए बिठा रखा होता है। फिर आनो अंकल डू को ज़ीफेंग के ऑफिस लेकर आती है। जीहान डैड से मिलकर इनको घर वापस आने को बोलती है, पर अंकल डू को कुछ याद न होने की वजह से वो मिस लू के घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। मिस फेंग बोलती है कि वो जैसा करना चाहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए इतना काफी है कि वो वापस आ चुके हैं और जब भी वो इनको मिस करेंगी तो मिस लू के घर पर इनको देखने जाया करेंगी। अंकल डू इनसे मिलने के बाद वापस जाकर अपनी मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करने का प्रॉमिस करते हुए वापस जाने लगते हैं कि जब तक इनको कुछ भी याद नहीं आता है वो इनके साथ नहीं रह सकते हैं। आनो के अंकल डू को वापस छोड़ने के लिए जाने पर और इसका इनका इतना ध्यान रखने पर मिस फेंग ज़ीफेंग को इनकी तरफ से स्पेशली थैंक्स बोलने का कहती है। ज़ीफेंग आनो को ट्रीट करने के लिए लग्जरी रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। रोमांटिक कैंडल लाइट टेबल देखकर ज़ीफेंग के पूछने पर आनो इसको बोलती है कि ऐसे ये सब कुछ बहुत पसंद आया है। आनो इसको बोलती है कि उसने अंकल डू के लिए अपने मन से सब कुछ किया है, तो ज़ीफेंग को इसे इतना एक्सपेंसिव ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। ज़ीफेंग बोलते हैं कि ये सब मॉम की तरफ से है, अगर नहीं खाना है तो इनको जाकर कह दो, इस बार में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। आनो के कहने पर कि ये इसका फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर है। ज़ीफेंग बोलता है कि एक बार फिर से आनो का फर्स्ट मेरे खाते में ही आया है। आनो को खाना पसंद आते देखकर ज़ीफेंग इसको बोलता है कि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है और इसके लिए जाकर रोमांटिक पियानो प्ले करता है, जिसको सुनते हुए आनो के डिनर का मजा डबल हो जाता है। आनो डिनर करने के बाद ज़ीफेंग से वापसी पर पूछती है कि कुछ ऐसा भी है जो तुम न जानते हो, तो बोलता है कि हाँ है ना, तुम्हें हैप्पी करने के बारे में मुझे अभी और लर्न करना है। आनो बोलती है कि वो तो मैं पहले से ही तुम्हारे साथ होने से बहुत हैप्पी हूँ। मिस फेंग अंकल नान से मीटिंग करने जाती है, जहाँ वो इनको सबसे पहले ज़ीफेंग के नाना को न्यू ताइवानीज $20 मिलियन देने के लिए थैंक्स बोलते हैं, तो मिस फेंग इनको ऐसा करने से मना कर देती है कि वो भी इनकी फैमिली का ही हिस्सा है। फिर शिंगयान की अंकल डू के वापस आने और स्टिल इसके पेरेंट्स के न मिलने पर सैड होने को लेकर डिस्कस करते हैं। मिस फेंग अंकल नान को अंकल वान से मीटिंग फिक्स करने को बोलती हैं कि इनको लगता है अंकल डू को इस गैदरिंग से शायद कुछ न कुछ फायदा हो और इनको इकट्ठे देखकर कुछ रिमेम्बर कर पाए। अंकल नान मिस फेंग के कहने पर शेंग को अंकल वान के साथ कल फैमिली लंच पर बुलाने के लिए बताने के लिए कॉल करते हैं, तो शेंग इनको बताता है कि डैड तो ताइवान से बाहर है पर वो वहाँ आएगा इनकी जगह। और अंकल डू के मिलने और इसके वहाँ पर होने का सुनकर इसका मुंह खुले का खुला रह जाता है, पर साथ में इनके एमनीसिया होने का सुनकर बोलता है कि फिर तो कोई खतरा नहीं है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। और कॉल खत्म करने के बाद ज़ीफेंग के बारे में सोचने लगता है कि वो कमीना कितना पक्का है, अभी कल ही तो उससे मिलकर आ रहा हूँ, पर उसने इसको जरा भी शक नहीं होने दिया कि इसका डैड इसको मिल चुका है। नाना के पाँव पर मोच आ जाने की वजह से अंकल नान को इसकी हेल्प करते देखकर और इसकी केयर करते देखकर नाना को बहुत अच्छा लग रहा होता है। नाना की रिपोर्ट मिलने के बाद अंकल नान को इसके रिलैप्स होने की वजह से इसके फुट के ठीक न होने का पता चलता है, तो वो काफी पैनिक हो जाते हैं और नाना को बैग पर बिठाकर हॉस्पिटल से ले जाने लगते हैं, पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रही होती है इवन के बाहर निकलने का रास्ता भी। तो नाना इनके पैनिक होते देखकर चीख कर इनको डैड बोलती है और इसके डैड बोलने पर अंकल नान को 200 वॉल्ट का झटका लगता है और इसके मुंह से डैड सुनकर और रोने लगते हैं कि न जाने कब से इस सब को सुनने के लिए वो तरस रहे थे और उन्हें काफी रिग्रेट होने लगता है कि उसने नाना के बगैर अपनी लाइफ के 20 इयर्स क्यों बिताए, आखिर क्यों। नाना इनको नीचे उतारने का बोलकर इनको बताने लगती है कि इसके डॉक्टर ने पहले से ही इसकी हालत खराब होने के बारे में बता रखा था, क्योंकि इसे बोन मैरो कैंसर था, तो इसके पाँव के मोच आने के कारण अब इसकी तकलीफें और बढ़ने वाली थी। तो डैड को बोलती है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा और लाइफ को ऐसे ही हैप्पीली जीने की कोशिश करनी होगी। मैं सबके लिए पहले से ही रेडी थी, पर सिर्फ ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, मतलब कि इतनी जल्दी इसकी हालत बिगड़ जाएगी। और अपने डैड
डैड को आंसू साफ करने का बोलती है और इनसे प्रॉमिस करती है कि इस सब के बारे में वो शिंगजान को या किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। अंकल डू और मिस फैंग की 30th वेडिंग एनिवर्सरी पर जी फेंग इन दोनों के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आनो को अपने साथ लेकर आया हुआ था और इसे बताता है कि इसके पेरेंट्स ने अपने 30th एनिवर्सरी पर दोबारा वेडिंग पिक्चर्स लेने का प्रॉमिस किया था। तो अब डैड के लौटने पर जी फेंग इसको पूरा करना चाहता था और आनो को मिस फैंग के लिए ड्रेस चूज करने का बोलता है कि मैं डैड के लिए सिलेक्ट करके आता हूँ और आनो के वरीड होने पर इसको बोलता है कि मिस फैंग को जरूर तुम्हारी चॉइस पसंद आएगी। आनो इसके जाने के बाद सभी ड्रेसेस को देखते देखते एक को सिलेक्ट करके मिरर के सामने जाकर खुद पर ट्राई करके हैप्पी हो रही होती है। तब जी फेंग के भी वहाँ पर आ जाने पर फौरन से ड्रेस को पीछे करके इसको दिखाने लगती है कि देखो देखो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है और वो बोलता है कि उसे सिर्फ देखकर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो तुम क्यों ना मुझे पहन कर दिखा दो और तुम्हें क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है। और क्रॉस ड्रेसिंग का आनो के मुंह खोलने पर बोलता है कि मेरा मतलब है प्ले में भी तो प्रीवियसली तुम गर्ल के ड्रेस को पहन चुके हो ना, तो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। और इसके ड्रेस को पहनकर आने पर बोलता है कि मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई है और तुम पर ये काफी अच्छा लग रहा है। और फिर ड्रेस की सेटिंग करवाने के लिए वेट करते हुए आनो इससे मिस फैंग और अंकल डू के मिलने की स्टोरी सुनते हुए हंसने लगती है। जब जी फेंग अपने डैड की एक्टिंग कर रहा होता है कि मिस फैंग के पहले कन्फेस करने पर इसके डैड का रिएक्शन क्या था। आनो इससे पूछती है कि क्या इसको लड़कियों के पहले कन्फेस करना अच्छा लगता है, तो वो बोलता है कि नहीं, इससे लगता है कि पहले आदमी को बताना चाहिए कि वो इसे पसंद करता है। और इसके पास जाकर पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, खुद से ही बोलोगे कि लव है या फिर अगली पार्टी के कदम आगे बढ़ाने का वेट करोगे। तो आनो बोलती है कि मुझे इस सब का तो बिल्कुल भी पता नहीं है, पर मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि इन दोनों को एक दूसरे से लव जरूर होना चाहिए। और इसकी बात सुनकर दूर जाते हुए इससे एक फेवर मांगता है कि इसको अंकल डू को मिस फैंग के साथ वेडिंग एनिवर्सरी के फोटोज कलेक्ट करवाने के लिए मनाना होगा। तो वो बोलती है कि नो प्रॉब्लम। जिस होटल में इन सब की फैमिली मीटिंग होने वाली थी वहाँ पर हान शेंग अपने होन्नों को लेकर पहले से ही पहुँच चुका था और एक वेटर को भी अपने साथ मिला चुका था और उस वेटर को बोलता है कि जैसे ही वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होगी हान शेंग वहाँ पर अपने हाथ में पकड़ा हुआ हैंकी टेबल से नीचे गिराएगा और इसके हैंकी गिराने पर इस वेटर को फौरन से इसके होन्नों को कॉल करके एक्शन में आने का बताना होगा और अपने होन्नों के साथ प्लान करते हुए बोलता है कि मैं भी डू को देख लूंगा, अब खेल में मजा आएगा। और आनो की भी इससे वॉशरूम में टक्कर हो जाती है तो इसको बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से चू इसे नजर नहीं आया है और वो इसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी तो कहीं तुम्हारा हाथ नहीं है। जिसको सुनकर शैंग बोलता है कि वैसे तो मेरा इस सब के पीछे कोई हाथ नहीं है और मैंने अपनी इनोसेंस प्रूव भी कर दी है, पर तुम्हारी खुशी के लिए कह देता हूँ कि हाँ मेरा इससे काफी गहरा रिलेशन है। और इसको बोलता है कि अगर वो वाकई में गायब भी है और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो जाकर पुलिस को कॉल करो, वैसे माफिया खुद होते हुए है तो तुम्हारे लिए काफी शर्म की बात। और आनो इसका तंज सुनकर इसको धक्का मारकर बाहर निकल जाती है। मिस फैंग खाने की टेबल पर अंकल नान का इंट्रोडक्शन करवाती है पर अंकल डू को कुछ भी याद नहीं था तो वो इसके वार्म वेलकम को हाथ में लाने पर ही टाल देते हैं। दूसरी तरफ हान शेंग ने किसी भी इमरजेंसी के लिए फुल बंदे लोडेड होटल में बिठा रखे थे कि वैसे तो अंकल डू को कुछ याद नहीं आने वाला, पर अगर याद आ भी जाए तो फौरन से इनको ठोक देनी है। इनके खाना शुरू करते ही वो वहाँ पर टपक पड़ता है और अंकल डू इसको देख देख कर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन सभी के सभी बंदों में से ये मुझे कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है, पर क्यों ये मुझे पता नहीं है। हान शेंग जानबूझकर चस्के लेते हुए अंकल डू को बोलते हैं कि अंकल मैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हूँगा ना, जिस पर सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। तो बोलता है कि मतलब मैं आपके सामने ही तो बड़ा हुआ हूँ ना। और अंकल डू इसकी तरफ उंगली करके बोलते हैं कि हाँ मुझे याद हो तुम। और इनके रिमेम्बर होने का सुनकर हान शेंग का हाथ फौरन से टेबल पर पड़े हैंकी पर जाता है, जिसके लिए वो अपने होन्नों और पीछे खड़े वेटर को पहले से ही बता चुका था कि जब अंकल डू इसको पहचान लेंगे और इनके कुछ भी कहने से पहले टेबल से वो टॉवल उठाकर नीचे फेंके तो वो वेटर इसके होन्नों को कॉल करके फौरन से अंकल डू को ठोकने का इशारा करेगा और वेटर के होन्नों को रेडी होने का इशारा करते हुए और इसके टॉवल नीचे फेंकने से पहले ही तो अंकल डू बोलते हैं कि मुझे याद है मैंने इसको उस दिन कार पार्किंग में जी फेंग के साथ देखा था। और सब लोग हैरान होते हैं, बोलते हैं कि लो भला ये भी कोई लॉजिक हुई, पर चलो मान लेते हैं आपकी दिमागी हालत देखकर। और शेंग भी हैंकी को संभाल कर वापस रखते हुए बोलता है कि अंकल जानकर बहुत खुशी हुई, ऐसे तो जी फेंग भी मुझे देखकर जल रहा होगा। मिस फैंग आनो से अंकल डू की रिपोर्ट के बारे में पूछ रही थी तो आनो इनको बोलती है कि डॉक्टर कह रहा था इनको ज्यादा से ज्यादा इन लोगों से मिलाया जाए जो कि इनके करीब थे। और शेंग भी काफी गौर से इन सब की बातें सुन रहा होता है। आनो रात को जी फेंग से मिलने के बाद इसको चू के गायब होने और इसके लंच से पहले हान शेंग से बात करने को बताती है कि कैसे वो उसे पुलिस के बारे में जाने को कह रहा था और ये कि आनो को इस पर शक है कि उसने चू को गायब कर रखा है। पर जी फेंग इसको बोलता है कि वो तब तक इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक इनके पास प्रूफ नहीं होगा। आनो के जी फेंग को शेंग की
इतनी ज्यादा गलतियों के बाद भी इसको टॉलरेट करने पर काफी तजस्सुस था कि तुम तो उससे जाकर हर बार यही कहते हो कि टच भी किया तो तुम्हें ठोक दूंगा, पर मैंने तुम्हें उसके खिलाफ कुछ भी करते हुए देखा नहीं है कभी। तो वो इसको बोलता है कि वो इसको सिर्फ अंकल वान के लिए छोड़ देता है। जब ज़ीफेंग को अंकल डू ने अडॉप्ट किया था, इस वक्त अंकल वान ने इसके अपने सगे बेटे की तरह केयर की और इवन के चाइल्डहुड में इसकी गलती होने पर भी अंकल वान हमेशा सिर्फ शेंग को ही पनिश किया करते थे। और फिर जब इसके डैड गायब हो गए थे, इन दिनों में भी अंकल वान ने इसकी सबसे ज्यादा हेल्प की थी। और मैं सिर्फ और सिर्फ अंकल वान की वजह से शेंग को इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहता हूँ, जब तक कि वो बहुत कुछ हाई लेवल का नहीं कर देता है। और आनो इसकी बातें सुनकर बोलती है कि मैं समझ गई, तुम्हारी अपनी मजबूरियाँ हैं। और इसको सेट देखकर ज़ीफेंग इसको बोलता है कि पर अगर तुम जोरई के लिए सचमुच में वरीड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा इसको सर्च करने में। अंकल नान नाना की हालत को लेकर इसके रूम के बाहर रो रहे थे। शेंग इनको रोते देख लेता है और पूछने पर अंकल नान इसको कुछ भी बताता नहीं है कि नाना की हालत बहुत बिगड़ रही है और इसको वहीं पर छोड़कर नाना के लिए सूप लेने चले जाते हैं। शेंग को लगता है कि नाना ने अंकल नान से फिर से मिसबिहेव किया है, तो इसको जाकर डांटता है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा क्या करें कि तुम खुश होगी, तुम्हारा बदला कब पूरा होने वाला है। तब अंकल नान वापस आ जाते हैं और शेंग नाना को खींचकर धक्का देते हुए चीख कर अंकल नान से सॉरी करने को बोलता है। अंकल नान इसको रोकते ही रह जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। पर वो बोलता है कि फिर आप रूम से बाहर खड़े क्यों रो रहे थे। शिंग यान के मुंह से अपने डैड के बाहर खड़े होकर रोने का सुनकर नाना फौरन से अंकल से सॉरी कर लेती है। अंकल नान नाना के लिए सूप वहीं टेबल पर छोड़कर इसको अच्छे से खाने का बोलकर शिंगयान को वहाँ से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। नाना जो कि पहले से ही काफी तकलीफ में थी और ऊपर से शिंगयान की डांट खाने पर रोने लगती है। आनो और ज़ीफेंग मिस फैंग और अंकल डू के स्वीट रिलेशन को लेकर बातें करते हुए पार्क में निकले होते हैं कि तभी स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है और आनो इसको देखकर हैप्पी होते हुए बोलती है कि ये इसकी फर्स्ट स्नो फॉलिंग है। तो ज़ीफेंग बोलता है कि लो, एक और फर्स्ट टाइम ज़ीफेंग के खाते में आ गया। और आनो एंजॉय करते हुए बोलती है कि मुझे ये सब देखकर लग रहा है आई एम इन लव। और ज़ीफेंग के पूछने पर कि क्या मतलब, तो बोलती है कि दो लोग जो एक दूसरे को चाहते हो, अगर वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ चले तो इनको तो एक दूसरे को कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के दिल की हालत समझ में आ जाती होगी। जिसको सुनकर ज़ीफेंग बोलता है कि वैसे तो ये रेयर चांस हो सकता था, मतलब कि दो लोग बगैर कुछ कहे एक दूसरे की बात को समझ सके, पर मुझे तुम्हें और खुद को देखकर ऐसे लगता है कि ये सच है। और इसकी बात सुनकर आनो को अपनी तरफ देखते पाकर बोलता है कि मेरे डैड ने हम दोनों को देखकर मुझे तुम्हारी केयर करने और अपने हार्ट को तुम्हारे लिए खोलने का बोला है। जिसको सुनकर आनो बोलती है कि क्या मैं इतना अच्छा हूँ कि तुम्हारे डैड ने मेरे लिए ये सब कहा। तो बोलता है कि तुम तो मेरे लिए हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हो। इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए मजाक में बोलती है कि चलो फिर अंकल की बात सुनो और मुझे अच्छे से चेरिश करो। जिस पर ज़ीफेंग आनो को क्रिसमस सेलिब्रेशन वाली जगह पर लेकर जाता है और इसको वहाँ जाकर इतना काम देखकर बोलता है कि क्या इससे पहले इस जगह को देख चुके हो। और आनो के झूठ बोलने पर कि नहीं, इसको घूरते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम किसी भी नई जगह और नई चीज को देखकर बच्चों के जैसे यहाँ से वहाँ चीखते चलाते फिरते हो, फिर इसको देखकर तुम इतने एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहे हो। और अपने झूठ पकड़े जाने पर आनो इसको फेक रिएक्शन देने लगती है, जिसे वो भी गौर गौर से तकने लगता है कि मैं भी इतना पागल थोड़ी ना हूँ। आनो इसका ध्यान बटाने के लिए इसको दूसरी तरफ लेकर जाती है और आनो के डोल हाउस पर जाते ही वो भी इसके पीछे पीछे जाकर देख रहा होता है। दोनों को अपने पहले मीटअप की याद आने लगती है, तभी इनके यही पोजेस थे। और आनो के मुड़कर देखने पर कि ज़ीफेंग भी वहीं पर खड़ा है, तो ज़ीफेंग के मुड़कर देखने पर वो फौरन से नीचे गिर जाती है। जब वो देखता है कि वो नजर नहीं आ रहा है तो अंदर जाकर इसको देखने जाता है और इसके अजीब अजीब हरकतें देखकर पूछता है कि क्या कर रहे हो। और एमी इधर उधर की आयबाइशाएं करने लगती है और इसके बाद एक एक करके इन सभी जगहों को वो इकट्ठे साथ देखने जाते हैं। और इसको वहाँ पर पंपकिन कैरेज में भी लेकर जाता है जहाँ पर आनो ने विश की थी। और इसके पूछने पर आनो इसको बोलती है कि हाँ, इसे इसके बारे में पहले से पता है और इसको इस पंपकिन कैरेज की स्टोरी बताने लगती है कि कैसे सिंड्रेला इसमें फंस गई थी और फिर अपने प्रिंस से मिली थी। तो ज़ीफेंग सुनकर बोलता है कि तुम्हें पता है, पहले तो मुझे इस स्टोरी पर कोई बिलीव नहीं था, पर अब मुझे भी लगता है कि ये स्टोरी सच है, क्योंकि सिंड्रेला के आसपास ऐसा कोई नहीं होगा जिसे वो अपने सीक्रेट बता पाती और किसी से भी अपनी दिल की बातें शेयर करती। तो ऐसे में वो खुद को बहुत ही अकेला फील करती होगी, जस्ट लाइक स्टक इन पंपकिन। और खुद को अकेला समझकर उसे लगता होगा कि जैसे वो किसी जेल में कैद हो। और इसकी लॉजिक और इसकी बातें सुनकर आनो इसकी तरफ मुड़कर देखने लगती है कि ये सब तो इसकी स्टोरी थी जो कि उसने ज़ीफेंग को बताई थी कि वो अपने अकेले होने की वजह से किसी से भी अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर सकती थी। और आनो की सैड बातें सुनकर कि ये सब तो स्टोरीज में होता है, रियल में तो आंख खोलने पर पता चलता है कि ये सब ड्रीम था।
जीफिंग इसको पंपकिन कैरेज के अंदर ले जाकर इसको बोलता है कि मैं तुम्हारा असल वाला प्रिंस बनना चाहता हूँ जो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। आनो बोलती है कि क्या कह रहे हो, मैं भला इतनी खूबसूरत सिंड्रेला भी नहीं हूँ जो कि किसी स्टोरी का हिस्सा बन सके। और इसकी बात सुनकर बोलती है कि क्या सचमुच में तुम सीरियस हो। जिस पर जीफिंग इसको पकड़कर क्लोज करते हुए किस कर लेता है और फिर इसको बोलता है कि आई लव यू आनो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।